हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो यूथ कंपटीशन का ये 31,000 का जो सॉल्व पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसको हम लोग देख रहे हैं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने जो हमारा पहला टॉपिक था, लगभग 12 क्वेश्चन थे उसमें। जो मुगलों का पतन से संबंधित था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 11 क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित है। इसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें लगभग 28 से 29 क्वेश्चन है और जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और इसमें पूरा का पूरा यूरोपीय कंपनियां समाहित है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको बता दूं, अभी मॉर्निंग में मैंने 6 बजे एक पॉलिटी का जो इसी का दो चीजें चल रही हैं, पैरेलल में दो चीजें चल रही हैं। एक पॉलिटी का एमसीक्यू चल रहा है, साथ में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का हम एमसीक्यू लेके चल रहे हैं 31,000 से संबंधित। और 31,000 में से जो आज सुबह का पॉलिटी वाला था, संवैधानिक इतिहास यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो था हमारा, उसको हमने देखा और उसको हमने सुबह 6 बजे अपलोड कर दिया। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लगभग 29-30 क्वेश्चन उसमें भी है संवैधानिक पृष्ठभूमि से, बहुत अच्छा है। उसमें 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी कानून थे उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो गए हैं। और जो लोक सेवा में आयोग में पूछे गए हैं उससे संबंधित अभी तक 1990 से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन इसमें है, सीधा सीधा जितने भी क्वेश्चन इसमें है, सभी क्वेश्चन को हमने वहां पे कंप्लीट करवा दिया है। और उसी क्रम में इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट जो है ना, थोड़ा सा मतलब इतिहास और इसका जो संवैधानिक इतिहास है यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और मॉडर्न हिस्ट्री सेम सेम चलता है, क्योंकि इस समय भी अंग्रेजों का काल वही मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता है। तो इस वजह से इन दोनों को लिए हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों है। इन दोनों से मिला के आप लोगों को पता होगा लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी से लगभग आपके 22-25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हिस्ट्री से लगभग 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि जो भी लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को दबा दिया करिए, ताकि आपको जो भी हमारे द्वारा यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को यहाँ पे जो हमारी क्लासेस है वो अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को शेयर भी किया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए और भी 4-6 लोगों से सब्सक्राइब करवा दिया करिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित। उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, उन सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया कौन सा यूरोपीय कंपनी या समुदाय था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में कंपनियों का आने का क्रम, अगर हम बात करें भारत में कंपनियों के आने का क्रम की, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है? तो सबसे पहले पुर्तगाल आता है। पहला नंबर पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज आते हैं और चौथे हमारे क्या नाम है कि डेनिस आते हैं, या डेनिस। और पांचवा कौन आता है? फ्रांस आता है। कौन आता है? फ्रांस आता है। फ्रांस आता है। अगर हम बात करें इनका क्रम का, तो 1498 में इनको पता ही है आप लोगों को। और 1595, 1595 96 में ये आते हैं। फिर अंग्रेज 1601 में आते हैं यहाँ पे। और डेनिस जो है ना 1616 में आते हैं। और फ्रांस जो है ये 1668 में आते हैं। 1668 में ये भारत में आते हैं। 1668 में ये भारत में आते हैं। उद्देश्य क्या था? सभी का एक ही उद्देश्य था। क्या? व्यापार करना। सभी का एक ही उद्देश्य था। क्या था? व्यापार करना। सभी का उद्देश्य था व्यापार करना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आप लोग एक क्रम को याद करिएगा, क्रम को याद कर लीजिएगा, क्रम को याद कर लीजिएगा।
क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है और क्रम बैठाने को दे दिया जाता है कि आप इसको बताइए कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन आया था। तो इसको देख लीजिएगा कब कब आए थे, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन था जिसको हमने बता ही दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। कालीकट, कालीकट कहां पे है? तो केरल में है। कालीकट कहां पे है? तो केरल में है। किसने था? तो इसका हो जाएगा जमोरिन आंसर। जमोरिन आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वास्को डिगामा की, वास्को डिगामा की बात करें तो ये क्या है कि 1497 में लिस्बन से निकलता है। कहां से? लिस्बन। लिस्बन से निकलता है। लिस्बन क्या है? ये पुर्तगाल की राजधानी है। क्या है? पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी है क्या? लिस्बन। ये यहां से निकलता है और यहाँ पे एक जो हमारा महाद्वीप है, वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका। और एक मिनट रुकेगा, देखिए ये अफ्रीका महा, थोड़ा सा ये अफ्रीका समझ लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां से आता है और यहाँ पे है क्या? ये यहाँ पे छोटा सा है, कौन है ये? पुर्तगाल है। पुर्तगाल है, इसके बगल में स्पेन है। यहां से ये निकलता है और यहां से निकलते हुए ये आता है यहाँ पे, ये कोप ऑफ गुड होप का यहाँ पे होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिणी कोने में होते हुए ये भारत में आता है। और यहीं पे किसको मिलता है? एक यात्री, एक यात्री मिलता है, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक एक यहाँ पे यात्री मिलता है, अब्दुल मजीद, याद रखिएगा नाम। कौन? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक एक पथ प्रदर्शक मिलता है। कौन? पथ प्रदर्शक। एक पथ प्रदर्शक मिलता है जो इसको, जो इसको जब ये अपनी बताता है कि हम जा रहे हैं भारत में, भारत को खोजने, वहां पे व्यापार कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लेके आता है कहां तक इसको? भारत का, भारत का जो कालीकट वाला इलाका है वहां पे ये लेके आता है। और यहाँ पे वहां का उस समय शासक कौन था? तो जमोरिन था। कौन था? तो जमोरिन था। जमोरिन इस व्यक्ति यानी किसका? वास्को डिगामा, यानी वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो कि मई 1498 में भारत पहुंचता है। मई 1498 में भारत पहुंचता है, इसका स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। आसान है, याद रखिए कि हाँ उसके 1497 में वहां से चलता है लिस्बन से। उसके बाद इसको केप ऑफ गुड होप में इसको एक पथ प्रदर्शक मिलता है अब्दुल मजीद, मजीद नामक। अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत में कालीकट में पहुंचता है, सबसे पहले कालीकट में पहुंचता है। और कालीकट में वहां का जो शासक था उस समय, जमोरिन। कौन था? जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमोरिन हो जाएगा, जमोरिन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। यही चीज जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक की बात पूछा है क्या? वास्तविक संस्थापक कौन था ये पूछा है। कहां पे? कहां पे? भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करें पुर्तगाली को, तो 1498 में मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये आते हैं 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे एक गवर्नर जनरल आता है। कौन? 1505 में अल्मीडा। अल्मीडा यहाँ का गवर्नर बनता है और ये कब तक रहता है? तो 1509 तक रहता है। कब रहता है? 1509 तक रहता है। उसके बाद 1509 से एक और यहाँ पे जो आता है गवर्नर जनरल आता है 1509 से। उसका क्या नाम था? अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क इसका नाम था और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
अल्बुकर्क को किसको माना जाता है? अब अल्बुकर्क को। इसने क्या है ना 1510 में, क्या है 1510 में यूसुफ आदिल शाह, याद रखिएगा, यूसुफ यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, से गोवा को छीन लिया था, लिया था। कब छीना था? तो 1510 में, 1510 में अल्बुकर्क ने ही यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और ये कब तक कंपनी के शासन में रहा? जब तक 1961 में भारत के द्वारा जब तक गोवा पे अधिकार नहीं कर लिया गया। कब तक? 1961 तक। 1961 तक आपको पता है कि गोवा को 1961 में भारत में शामिल कर लिया गया था। तब से यानी 1510 से लेकर 1961 तक ये किसके कब्जे में था? तो पुर्तगालियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? तो पुर्तगालियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? तो पुर्तगालियों के कब्जे में था। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। याद रखिए क्या हो जाएगा? तो अल्बुकर्क हो जाएगा इसका आंसर, अल्बुकर्क, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। वही सारी चीजें हैं जो चीजों को हमने बताया है आपको पहले। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि हाँ 1503 में इसने कोचीन में, जबकि 1505 में कन्नूर में इसने अपना दुर्ग स्थापित किया। क्या बोल रहा है? 1503, 1503 में कहां पे? कोचीन में। और 1505 में कन्नूर में। कहां पे? कन्नूर में। और वास्को डिगामा आया कहां था? 1498 में कालीकट में। कहां पे? कालीकट में आया था। यानी K3, यानी कि K3 से याद कर सकते हैं आप लोग, K3 से इसको याद कर सकते हैं। कालीकट, कोचीन, कन्नूर, कालीकट, कोचीन और कन्नूर। कालीकट में वास्को डिगामा आता है पहली बार, कोचीन में 1503 में दुर्ग की स्थापना की जाती है प्रथम, और दूसरा कन्नूर 1505 में इसकी स्थापना की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहां पे बनाया? पहला किला कहां पे बनाया यह पूछा है। पहला किला कहां पे बनाया? अभी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा कोचीन। क्या आंसर हो जाएगा? कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आपसे पूछे कि पुर्तगाल, पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर अगर आपसे डेन और फ्रांस, अगर आपसे पूछे कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, क्या पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां पे किया था? पहली फैक्ट्री की स्थापना सर्वप्रथम कहां पे किया था? तो पुर्तगाल का आप लोगों ने देख लिया कोचीन में। कहां पे? कोचीन में। इसका डच का मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम। फिर उसके बाद अंग्रेज, इनका क्या हो जाएगा? सूरत में, सूरत में। और डेन की अगर बात करता है, अगर डेन की बात करता है तो तंजौर लगा देंगे। क्या? तंजौर। और अंग्रेज सॉरी फ्रांस की बात करेगा तो फ्रांस भी कब हो जाएगा? सूरत में। ये भी क्या हो जाएगा? सूरत में इन्होंने अपनी प्रथम प्रथम फैक्ट्रियां खोली थी, प्रथम प्रथम फैक्ट्रियां खोली थी। अगर आपसे ये भी क्रोनोलॉजी बेस में पूछता है तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए ताकि आप इसको आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकें। वैसे पे इसका आंसर बी हो जाएगा कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन। अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन करके पूछ लेता है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मिलान के लिए पूछ देगा और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने कूट सही हैं, निम्नलिखित में से कितने कूट सही हैं। तो ऑप्शन ए केवल एक, केवल एक। ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, और ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी सही है। ये ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोग इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी। अगर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
उपयुक्त तो इसके पहले वाला व्याख्या जो हमने बताया था वो 1503 और 1505 में कन्नूर की बात की गई थी। देखो निम्नलिखित में से भारत आने वाला पुर्तगाल का नहीं था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पुर्तगाल का नहीं था? बताइएगा। पुर्तगाल का नहीं था, पुर्तगाल का नहीं था पूछ रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम बात करें, डुआर्ट बारबोस ये भी पुर्तगाल का था, डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाल का था, फर्नाओ नुनीज ये भी पुर्तगाल का था। ये जो पीटर मुंडी है ना, पीटर मुंडी, ये कहां का था? तो ये ब्रिटेन का था। कहां का था? ब्रिटेन। कहां का था? तो ये ब्रिटेन का था, ये पुर्तगाल का नहीं था। ये कहां का था? तो ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। देखिए ये पे शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में ये भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में ये भारत आया था। शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। बाकी सभी लोग जो है ना वो पुर्तगाली यात्री थे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था, एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी फैक्ट्री थी? बताइएगा। बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हुगली। हुगली को स्थापित करने वाला कौन था? तो वो पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाली थे। हुगली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुर्तगाली व्याख्या, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिन जो मैंने बताया, 5 में 1503 में कोचिन, 1505 में कन्नूर में, और जो प्रथम बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो हुगली में खोली गई थी। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंसुरा। क्या हो जाएगा? चिंसुरा। इसमें से जो है वो कौन था? तो चिंसुरा जो था इसने यहाँ पे क्या नाम है कि स्थापित किया था, फैक्ट्री स्थापित किया था। ये बंगाल की बात कर रहा है, जो इसमें से दिया है उसकी बात कर रहे हैं, जो इसमें से दिया है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो जो पहला था वो था पिपली में। इसने पिपली में सबसे पहले किया था, पिपली में सबसे पहले स्थापित किया था, बट इसमें पिपली दिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंसुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिंसुरा इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अगर इसका हम व्याख्या देख लें तो डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में 1627 में स्थापित किया था, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई 1653 में। बंगाल के चिंसुरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर डचों ने गुस्ताउस नामक किले का निर्माण किया। कहां पे? चिंसुरा में। चिंसुरा में गुस्ताउस नामक किले का निर्माण किया। किसने? डचों ने किया था। पहली फैक्ट्री पिपली 1627 में की गई थी, याद रखिएगा। बंगाल से डच मुख्यतः क्या करते थे? सूती वस्त्र, सोरा, रेशम एवं अफीम का निर्यात करते थे। सूती वस्त्र, सोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। डचों ने भारत के पूर्वी तटों और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की, जिसमें सूरत, भड़ौच, कैम्ब्रे, अहमदाबाद, कोचीन, मुसलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम में व्यापार केंद्र खोला। पहला जो था वो कौन था? मुसलीपट्टनम था। पहला कौन था? मुसलीपट्टनम था। मुसलीपट्टनम में इसने पहला व्यापारिक कंपनी खोली थी। कहां पे? मुसलीपट्टनम में खोला गया था इसका पहला व्यापारिक कंपनी। और कब किया गया था? तो 1605 में। 1605 में इसने फैक्ट्री खोली थी मुसलीपट्टनम में। इन सभी नामों को याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे क्रोनोलॉजी में नाम दे दिए जाएंगे 5-6, और उसमें बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान डचों का व्यापारिक केंद्र नहीं था। व्यापारिक केंद्र नहीं था तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वजह से आप ये सारे जो है उनको याद कर लीजिएगा, सारे चीजों को याद कर लीजिएगा। देखिए पीवाईक्यू करने का फायदा क्या होता है? पीवाईक्यू करने का फायदा यही होता है कि आपको एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझने का मतलब कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आप वहां पे जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे और वहां पे आपके क्वेश्चन
गलत नहीं होंगे। जैसे क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है सामान्यतः उसी में से फिर से दोबारा क्वेश्चन वो बना देता है। तो इस वजह से आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से इसने सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो किसने किया था? आपको बताया डचों ने मुसलीपट्टनम में किया था। मुसलीपट्टनम। और फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों ने कहां पे किया था? तो कोचीन में किया था। कहां पे? ये 1600 सॉरी ये 1503 में करते हैं और ये 1605 में करते हैं। फिर बात आती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों की। दोनों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो सूरत में थी। दोनों को जो प्रथम फैक्ट्री थी वो सूरत में थी। अंग्रेजों ने 1613 में यहां पे फैक्ट्री खोला था और फ्रांसीसियों ने 1668 में 1638 में 68 में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी। एक चीज और बता दूं, ये जो 1613 है सूरत की बात करता है। इससे पहले अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी, वो कहां पे थी? मुसलीपट्टनम। कहां पे था? मुसलीपट्टनम में। बट वो अस्थाई थी, अस्थाई, क्योंकि वो राजा के द्वारा मान्यता नहीं दी, मतलब राजा के आदेश से नहीं खोला गया था, वह अस्थाई थी। ये अस्थाई रूप से जो खोला गया वो अंग्रेजों का खोला गया सूरत में 1613 में, 1613 में। और ये मुसलीपट्टनम वाला 1611 की बात करता है। और फ्रांसीसियों का भी यहीं पे था। कहां? 1668 में। कहां पे? सूरत में ही प्रथम कोठी खोली गई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यही सारी चीजों को मैंने बता दी आपको पहले ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया के कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? शासक कौन था? आपको पता होगा 1600 में एलिजाबेथ। कौन था? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने की अनुमति प्रदान दी 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए इन्होंने यहाँ पे अनुमति प्रदान की कि आप जाके व्यापार कर सकते हैं, एकाधिकार प्रदान किया था। उसके बाद जेम्स प्रथम आ जाते हैं 1609 में। ये मतलब असीमित समय के लिए उन्होंने इनको एकाधिकार प्रदान कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम। ये मैंने आपको बता ही दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और 1599 में स्थापित इसका नाम गवर्नर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज को महारानी ने 31 दिसंबर, याद रखिए ये डेट जरूरी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पद द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था, 31 दिसंबर 1600 में दिया था। फिर उसके बाद 1609 में जेम्स प्रथम आते हैं। कौन? जेम्स प्रथम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने असीमित असीमित समय के लिए इनको व्यापार असीमित समय के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने कब तक? 1858 तक, यहाँ पे 1857-58 तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रही। और अगर इसके 1857-58 तक ये मतलब कि जब तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब तक ये यहाँ पे रही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज किस राज्य में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किस राज्य में स्थित है, यह पूछा है। तो अगर हम बात करें फोर्ट सेंट जॉर्ज की, इसका स्थान जो है वो है तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु। अगर हम इसकी बात करें तो 1600, कब? 1639 में, 1639 में, कब? 1639 में फ्रांसिस डे। कौन? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास
मद्रास को किराए पे लिया था, पे लिया, और यहीं पे एक कोठी बनवाई। उसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं, उसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। मद्रास को पट्टे पे लिया या किराए पे लिया, वही बात है। तो उसी समय इन्होंने क्या करा, उसी को जो एक कोठी बनवाते हैं उसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। ये कहां पे है, तमिलनाडु। कहां पे है, तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसका ए हो जाएगा वही चीज जो मैंने बताया आपको। फिर निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था, दीवानी अधिकार प्रदान किसने किया था, दीवानी अधिकार प्रदान किसने किया था। अब देखिए, हमने आपको बताया था एक युद्ध, अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने एक युद्ध बताया था। तो था कौन सा युद्ध, तो बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर, बक्सर का युद्ध। ये कब होता है, ये 1664 में होता है, सॉरी 1764 में होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और उस समय बक्सर कहां पे है, तो बंगाल, वो इस समय बिहार में है, मतलब बंगाल के अंतर्गत वो था। तो ये किसके बीच होता है, तो इसमें 3 संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना, वो संयुक्त सेना कौन कौन सी थी, तो प्रथम बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। दूसरा कौन था, अवध का नवाब। कहां का, अवध का नवाब। वहां का कौन था शासक, सुजाउद्दौला। और तीसरा व्यक्ति कौन था, तीसरा व्यक्ति था मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और ये किसके बीच हुआ था, और इनके विरुद्ध कौन था, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने इन तीनों संयुक्त सेना को हरा दिया, इन तीनों संयुक्त सेना को हरा दिया। और इसके बाद 2 संधियां होती हैं। एक होती है इलाहाबाद की प्रथम, इलाहाबाद प्रथम संधि, और एक दूसरा होता है इलाहाबाद द्वितीय संधि, द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है, तो ये होती है 12 अगस्त 1765, और ये होता है 16 अगस्त 1765। अगर बात करें जो पहली संधि हुई थी वो किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच और अंग्रेजों के बीच। जो दूसरा इलाहाबाद की संधि होती है ये किसके बीच होता है, तो ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। जो हमारा प्रथम इलाहाबाद की संधि थी यानी कि 12 अगस्त 1765 को, उसमें क्या होता है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया जाता है। बिहार में दीवानी, सॉरी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय है। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तथा बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया किसने, मुगल बादशाह को, अंग्रेजों ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो देखिए, पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन ए। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन बी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उन्हें जो अपनी
जो उनको अधिक वेतन दे वो अपनी सेवा में उनको लगा सकता था, वो किसी के लिए काम कर सकते थे अगर उनको अच्छा वेतन मिलता है। अब जैसे हम लोग ही हैं आज, अगर हम लोगों को जैसे कि कहीं पे काम करने जाना है, तो मान लीजिए कि एक बार हम किसी अन्य कंपनी में, एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे हमारी सैलरी कुछ है, और फिर उसके बाद अगर दूसरी कंपनी हमको अच्छा ज्यादा सैलरी दे रही है तो हम वहां उनके लिए काम करने लगेंगे। फिर तीसरी सैलरी अगर उनसे ज्यादा दे रही है तो हम उनके लिए काम करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें उस समय थी, उस समय कोई भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं था भारत में। भारत में कोई भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं था। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा, उपयुक्त तीनों। तो तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, और इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। क्या उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन सारी चीजों को मैंने बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य पहले यहां पे व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना था। यहां पे व्यापार करना इनका लक्ष्य था। और यहां पे ऑप्शन ए में दिया है व्यापार और भूभाग, ऑप्शन बी में व्यापार और भूभाग नहीं, केवल भूभाग। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये चालाक थे, अंग्रेज जो है ना वो चालाक थे। तो अगर ये पहले यहाँ पे भूभाग पे कब्जा करने लगते तो यहाँ से मार के भगा दिया जाता और इनका पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे चले गए। लेकिन ये चालाक थे और इन्होंने भारत की पहले स्थिति को समझा, भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से समझा। अब सोचिए कि 1600 में ये आते हैं यहाँ पे, 1600 में ये आते हैं, और उसके बाद ये जो 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध के बाद से और भी जितनी भी अन्य शक्तियां थी यहाँ पे, अन्य जो व्यापारिक कंपनी आई थी, उनको यहाँ पे वो पराजित करने के बाद अपने शक्ति का निर्धारण करते हैं। फिर धीरे धीरे जब 1764 में ये बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं, क्योंकि उस समय जो मुगल बादशाह था जब उसको ही हरा देते हैं, क्योंकि भारत तो उस समय मुगल बादशाह के अंतर्गत आता था, तो जब उसको ही हरा देते हैं और उसके साथ बंगाल का नवाब जो होता है उसको, और सुजाउद्दौला यानी कि अवध का नवाब, तो भारत के अधिकाधिक क्षेत्रों पे इनका अधिकार हो जाता है। और इस तरीके से इनका जो है कि भारत में एक शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है 1764 के बाद। लेकिन अब ये सोचिए कि 1600 से लेकर 1764 यानी कि पौने 200 साल, लगभग 150 से पौने 200 साल तक इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया? व्यापार किया, अपने स्थिति को मजबूत किया, यहाँ की स्थिति को पहचाना, यहाँ पे राजनीतिक स्थिति को पहचाना कि क्या स्थिति है, कैसे स्थिति है, और अन्य व्यापारिक कंपनियों को इन्होंने यहाँ पे टक्कर दी और उनको परास्त करते हुए यहाँ पे इन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखा। अंत में इन्होंने यहाँ पे भूभाग पे फिर कब्जा प्रारंभ कर दिया। तो पहले तो इनका जो मुख्य था वो व्यापार था, बाद में ये भूभाग, बाद में ये भूभाग आते हैं, पर शुरू में इनका व्यापार था। भूभाग से इनका कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ अपना काम क्या करते थे? व्यापार से संबंधित था इनका व्यापार, सिर्फ ये व्यापार करने ये आए थे। इनका कोई ऐसा, ये बताते हैं कि इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत में आने का, मतलब भारत में शासन करने का। लेकिन ये बताते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई कि वहां के लोगों को हमारी जरूरत पड़ गई तो हमको वहां पे शासन करना पड़ा। बट क्या है, प्रारंभ में ये सिर्फ व्यापार करने आए थे, ये तो है, प्रारंभ में सिर्फ व्यापार करने ये आए थे। भूभाग पे इनका कोई भी वो नहीं था। अन्य कंपनियां जो आई वो यहाँ पे कब्जा भी करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सफल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो सफल नहीं हो सकी, बट ब्रिटेन जो है वो सफल हो गया। तो ये रहा आंसर इसका, ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बाकी इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? जो इसमें से ऑप्शन दिया है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे इनका औद्योगिक केंद्र स्थापित नहीं था? ऑप्शन ए है इलाहाबाद और ग्वालियर, ऑप्शन बी है नागपुर से नासिक, नागपुर और नासिक, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद और ग्वालियर। इलाहाबाद और ग्वालियर जो है इनका व्यापारिक केंद्र नहीं था। क्या? व्यापारिक केंद्र नहीं था, व्यापारिक केंद्र नहीं था, औद्योगिक केंद्र नहीं था ये औद्योगिक केंद्र नहीं था। इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर, नासिक, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे, ये सारे इनके औद्योगिक केंद्र थे, औद्योगिक केंद्र इनके ये थे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने बता ही दिया, ये क्या था?
इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक केंद्र नहीं था ये, वैसे पे क्या था, राजनीतिक केंद्र था। क्या था, राजनीतिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसमें समय तो लग रहा है, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को करने में समय लग रहा है, लेकिन आप सोचिए ना कि आपका एक एक पॉइंट, आपका पूरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट हो जा रहा है कि कौन कब आया, कहाँ किसका पहली फैक्ट्री थी, कौन से स्थान की स्थापना किसने किया था, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं। तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इससे बेहतर कुछ है नहीं। थोड़ा सा टाइम यानी कि लगभग 1 घंटा हो सकता है लग जाए, 1 घंटा लग जाएगा। 30 क्वेश्चन करने में 1 घंटे लग रहे हैं और यूपी पीसीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं। इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपके 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो क्यों ना 1 घंटा दिया जाए, तो क्यों ना 1 घंटा हमको दे दिया जाए। देखिए एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो जीवन तो है ही, जीना तो है ही, इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। 26 नंबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 रुपया सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी? किसने दिया था, ये पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने किया था। बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजकुमार सुजा ने। किसने, राजकुमार सुजा ने इनको 3,000 के बदले, 3,000 के बदले सालाना शुल्क अदा करने के बदले उसमें सालाना शुल्क की बात की थी इसने। व्याख्या देखें तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को, बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट यानी कि 1651 रुपए में प्राप्त हुआ था। गैब्रियन बांटन, क्या गैब्रियम बांटन ने, जो कि बंगाल का सूबेदार शाह सुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था कौन, ग्रेब्रियन बांट, और बंगाल का उस समय सूबेदार कौन था, तो शाह सुजा था, शाह सुजा था। एक लाइसेंस कंपनी को प्राप्त होता है और इसके द्वारा 3,000 रुपए वार्षिक कर, 3,000 वार्षिक कर के बदले अब इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि अब इनको जो व्यापार समय समय पर देना होता था वो वार्षिक देना पड़ता था। वो कब देना पड़ता था, कितना देना पड़ता था, तो 3,000 देना पड़ता था, और इनको अब उसके अलावा कोई और कर नहीं देना पड़ता था। व्यापारिक छूट प्रदान कर दिया गया, यानी कि अब ये मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं, अनुमति दी गई। मुफ्त में व्यापार नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं हो क्योंकि ये 3,000 रुपए दे रहे हैं, 3,000 रुपए दे रहे हैं, बट उसके अलावा और नहीं दे रहे हैं, ये एक मुफ्त 3,000 रुपए सालाना का दे रहे हैं। उस समय कौन था, तो शाह सुजा था, बंगाल का सूबेदार कौन था, तो शाह सुजा था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित व्यापारिक कंपनियों में से इसे 1717 में चुंगी, क्या चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी, चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंग्रेज, क्या हो जाएगा, अंग्रेज। इसे बोलते हैं ना शाही फरमान बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शाही फरमान, क्या शाही फरमान बोला जाता है। उस समय जो बंगाल जो भारत मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन था, तो फर्रुख सियर था, फर्रुख सियर। उस समय फर्रुख सियर था। ये एक बीमारी से ग्रसित था, एक बीमारी से ग्रसित था, एक बीमारी से ग्रसित था। और यहाँ पे एक जो है ना सर साइमन, सर क्या नाम है, जॉन सरमन, जॉन सरमन मिशन आता है यहाँ पे, जॉन सरमन मिशन आता है मुगल दरबार में, और उनके साथ एक डॉक्टर था, एक सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन। क्या था, हैमिल्टन, हैमिल्टन था, जिसने क्या है कि फर्रुख सियर का जो बीमारी थी उसका निदान किया, और इससे खुश होकर इन्होंने यहाँ पे फरमान जारी किया, उससे खुश होकर इन्होंने यहाँ पे फरमान जारी किया। और वो फरमान में क्या क्या चीजें थी, तो जो पहला था, जो पहला था वो क्या था, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए के बदले बंगाल में व्यापार कर सकते थे। फिर 10,000 के बदले दूसरा, 10,000 के बदले सूरत में
व्यापारिक छूट प्रदान किया गया। और तीसरा क्या था, मुंबई में इनके द्वारा माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ढाले ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में मुगल राज्य में चलाने की मान्यता चलाने की मान्यता दी गई। क्या? चलाने की मान्यता दी गई। क्या हुआ? चलाने की मान्यता दी गई। और इसी को ब्रिटिश इतिहासकार, कौन? एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, क्या नाम है उनका? ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ऑर्म ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा की दी। मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी कि इन्होंने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, सारी चीजों को, इन चीजों को क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आपसे अगर मिशन पूछता है, क्या नाम है उनका, क्या नाम था उसका, जॉन सरमन, क्या जॉन सरमन को याद रखिएगा। फरुख सिर जो मिशन था, मिशन जॉन सरमन, जॉन सरमन मिशन था। इनके साथ कौन था? हैमिल्टन था। हैमिल्टन कौन था? तो सर्जन था। हैमिल्टन कौन था? सर्जन था। और फरूख सियर उस समय क्या था? मुगल बादशाह था। ये एक बीमारी से ग्रसित था, उस बीमारी को ठीक किया गया था, किसके द्वारा? हैमिल्टन के द्वारा। इसी से खुशी होकर इसने 3,000 रुपए के बदले बदले बंगाल में व्यापार, 10,000 रुपए के बदले सूरत में, और मुंबई में जो इनके द्वारा टिकट डाले गए थे पूरे मुगल साम्राज्य में, मुगल राज्य में चलाने की मान्यता दी गई। और ब्रिटिश इतिहासकार और मैंने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, किसको? 1717 का फरमान, शाही फरमान को। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, 1717 का शाही फरमान। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये सारी चीजों को हमने बता दिया कि क्या है कैसे है, आप लोग इसको देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित स्थापित करने में असफल क्यों रहे? फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल क्यों रहे? डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, और भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। जाहिर सी बात है डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, ये तो गलत बात है, वो तो अच्छा सेनापति था। और अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, उस समय तो शक्तिशाली थी ही, और भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कुछ था ही नहीं कुछ, ये भी गलत है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अंग्रेजों की फौज क्या थी? बहुत शक्तिशाली थी, बहुत शक्तिशाली थी। ये एक व्यापारिक कंपनी थी, प्राइवेट थी, और जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। तो जानते हैं सरकारी काम कैसे होता है, तो उसी तरीके से वो सारी चीजें चलती थी, बजट ही नहीं मिल पाता था, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती थी। और अंग्रेज सैनिक जो थे ये प्राइवेट थे, और क्या है कि इनकी शक्ति भी बहुत मजबूत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने बता ही दिया है इसको। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो हम बता दें, बात है ये 1664 की, बात यह है 1664 की। और उस समय फ्रांस का जो शासक था, फ्रांस का जो शासक था, फ्रांस का शासक या राजा लुई 14वां, कौन था? लुई 14वां। लुई 14वां यहाँ का शासक था, और इसका एक वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री कोलबर्ट, कौन था? कोलबर्ट। इसी ने क्या नाम है कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना की, और 1668 में
ये भारत में आते हैं, भारत में आते हैं और प्रथम व्यापारिक कोठी ये सूरत में खोलते हैं, सूरत में खोलते हैं। ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुई 14वां, लुई 14वां इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन चीजों को देख लिया हम लोगों ने। एक्सला सापेल क्या बोल रहा है, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद यह हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद यह हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट में सही ऑप्शन को चुनिए, नीचे दिए गए कूट में सही ऑप्शन को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दोनों, दोनों सही है, एक और दोनों, दोनों सही है। अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें कर्नाटक युद्ध की, किसकी, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांस, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था, अंग्रेज कंपनी और फ्रांस कंपनी के बीच हुआ था। ये तीन युद्ध हुए थे, कितने, तीन युद्ध हुआ था, तीन युद्ध, तीन युद्ध हुआ था। वो तीन युद्ध कब कब हुआ था, अगर हम बात करें प्रथम, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, अगर इसकी बात करें तो ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। अगर इसकी बात करें 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। कब, 1749 से 1754। और तीसरे की बात करें तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था, 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। और इसकी बात करें अगर हम, तो जो हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला सापेल, एक्सला सापेल, एक्सला सापेल की संधि, एक्सला सापेल की संधि से ये कब हुआ था, 1748 में ये युद्ध समाप्त होता है। दूसरा जो होता है वो पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि कब होती है, 1755 में से ये युद्ध समाप्त होता है। तीसरा जो होता है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि ये कब होता है, 1763 में होता है। 1763 में जो होता है वो पेरिस की संधि होती है, इससे ये तीसरा युद्ध समाप्त होता है। अगर हम बात करें एक युद्ध जब यहाँ पे भारत में फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे समाप्त हो गई, इनको हरा दिया गया, वो था 1760, 1760 वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध के बाद ये भारत में व्यापार तो कर सकती थी, लेकिन ये कोठी नहीं बना सकती थी, उसके किलेबंदी नहीं रख कर सकती थी, सैनिक नहीं रख सकती थी, सिर्फ एक नाम मात्र रूप से व्यापार ये सिर्फ कर सकती थी इसके तहत। और जो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है वो 1746 से लेकर 48 के बीच में होता है, 1746 से लेकर 48 के बीच में होता है। इसमें एक सला सापेल की संधि होती है 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में होता है, और यहाँ पे संधि होती है पांडिचेरी की जो 1755 में होता है। उसके बाद 1756 से 1763 के बीच में होता है युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह 1763 में पेरिस की संधि होती है। यहाँ पे भारत ने फ्रांसीसियों को इन्होंने वांडीवास 1760 के युद्ध में हरा के यहाँ पे उनकी स्थिति को समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पे 1760 के बाद कोई भी विदेशी या कंपनी, व्यापारिक कंपनी यहाँ पे नहीं थी, सिर्फ था वो कौन,
तो ब्रिटेन था। सिर्फ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब उसको यहाँ पे सिर्फ लड़ना किससे था? वो थे भारतीय शासकों थे। और उसमें जो सबसे प्रमुख थे उस समय कौन था? उस समय सिर्फ थे मराठा, सिर्फ थे मराठा। और वो भी 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हार जाते हैं। तो उनका भी शक्ति है कि वो छिन्न हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, और उनका वो भी कमजोर हो जाते हैं। और अब इनका भारत में एक शक्ति के रूप में उभरने का जो है कि मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किससे? पानीपत के तृतीय युद्ध के द्वारा। उसके बाद ये एक एक करके सभी को हराते हैं। जैसे मैसूर को हराते हैं, फिर मराठा को हराते हैं, फिर उसके बाद सिखों को हराते हैं, और इस तरीके से पूर्ण रूप से ये भारत पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये रही तीनों चीजें। इन तीनों चीजों के बारे में एक चीज और बता दूं, तो ये तीनों चीजें ना, जब ये युद्ध फ्रांस में और अंग्रेज वहां पे फ्रांस में और अंग्रेजों में, ब्रिटेन में, ये यूरोप में भी हो रहा था। ये यूरोप में भी हो रहा था। जब वहां पे कुछ चीजें बिगड़ती थी ना, तो यहाँ पे चीजें बिगड़ जाती थी। जब वहां पे चीजें बिगड़ती थी तो यहाँ पे चीजें बिगड़ जाती थी, क्योंकि फ्रांस वहां की सरकारी कंपनी थी, राजा की कंपनी थी, और ब्रिटेन की वहां की ये बी कंपनी थी। इस वजह से यहाँ पे भी युद्ध हो जाता था। जो पहला युद्ध है ना, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित था। जो पहला कर्नाटक युद्ध है, वो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। भारत में इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। ये ऑस्ट्रिया, एक यूरोप की कंट्री है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, वहां के उत्तराधिकार के युद्ध से ये शुरू हुआ था। और वो भारत में भी ये युद्ध करने लगे थे। और 1700 क्या नाम है कि 48 में एक सलासापेल की संधि होती है, जिसके तहत ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आप लोगों के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। ये सारी चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे क्या होता है कि मद्रास जो है ना, वो अंग्रेजों को मिल जाता है, और अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध अभी मैंने आपको बता दिया कि 1760 के वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो है कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। और इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस समाप्त हो गया था। यानी फ्रांस अब सिर्फ यहाँ पे एक व्यापारिक कंपनी थी। नॉर्मल रूप से ना तो ये सैनिक रख सकता था, ना तो ये राजनीतिक में हस्तक्षेप कर सकता था, ना तो ये कोठी बना सकता था, ना तो ये उसकी किलेबंदी कर सकता था। ये कुछ नहीं कर सकता था। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से अंकित किया गया है। यहाँ पे कथन और कारक से संबंधित, यानी अभिकथन, कथन और कारक से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। कथन और कारक से संबंधित जो है वो क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला है अभिकथन, भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई। दूसरा है ऑप्शन, फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। तो अगर हम बात करें, देखिए, फ्रांसीसी कंपनी असफल हुई, फ्रांसीसी कंपनी असफल हुई, ये पहला अभिकथन है। दूसरा क्या है? फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी, इसी कारण ये असफल हुई। क्या बोल रहा है? फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, पहला। दूसरा, फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। तो जाहिर सी बात है, जब किसी के क्या है कि न्यू में ही कमजोरी है, किसी के संरचना में ही कमजोरी है, तो जाहिर सी बात है वो असफल होगा। अब जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोगों का बेस मजबूत नहीं है। अगर हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं पता है, तो हम मैथ कैसे लगाएंगे? उसी प्रकार जब हमको पता ही नहीं है कि अंग्रेज कौन था, तो हम कैसे जानेंगे उन्होंने भारत में शासन कब किया, कैसे किया, क्यों किया? उसी तरीके से इनकी संरचनात्मक कमजोरियां कमजोर थी, इसी वजह से ये भारत में असफल हुए। इसीलिए भारत में ये असफल हुए। यानी कि दोनों ऑप्शन जो है ना वो सही है, और दोनों ये व्याख्या भी कर रहा है। ये आर जो है ना वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? भारत का उस समय बादशाह कौन था? बताइएगा, भारत का बादशाह कौन था?
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 31 दिसंबर 1600 को, आपको पता है 31 दिसंबर 1600 को उनको फरमान मिला था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उनको फरमान मिला था। जाहिर सी बात है। तो अब 1600 में भारत में शासन कौन कर रहा था? मुगल थे। मुगल थे, और मुगल का उस समय शासक कौन था? तो वो कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। भारत में उस समय जो राजा था, मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। ये मुगल बादशाह था, जो कि 1500 जो कि 1556 में गद्दी पर बैठा था। ओके, 1556 में ये गद्दी पर बैठा था, हुमायूं की मृत्यु के बाद। हुमायूं के मृत्यु के बाद ये 1556 में गद्दी पर बैठा था। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। थल मार्ग से भारत आया था। और 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी। 1599 में इसकी स्थापना की गई थी, वो तो सही है। 31 दिसंबर 1600 को उनको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत में पूर्वी में व्यापार करने की बात की गई थी। इनको अधिकार दिया गया था 15 वर्षों के लिए। और इस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर थे। 1656 से 1556 से 1605 में इनका कार्यकाल था। 1605 तक इनका कार्यकाल था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम लोग। 34 क्या है? निम्न यूरोपीय कंपनियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इस वजह से ये किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये आने का क्रम है। यानी कि पहले ऑप्शन जो है पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, फिर डच ऑप्शन 2 हो जाएगा, अंग्रेज 1 हो जाएगा, और फ्रांसीसी 3 हो जाएगा। 4 2 1 3। क्या? 4 2 1 3। ऑप्शन 20 में 4 2 1 3 दिया है, इसलिए इसका आंसर 4 2 1 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए, अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और अगर बीच में चौथा नंबर डेन पूछता, तो डेन चौथा नंबर हो जाता और फ्रांस पांचवा नंबर हो जाता। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? जो फैक्ट्रियों का दुर्ग किया जाना था, जो फैक्ट्रियों का दुर्ग किया जाता था, उसका क्या कारण था? दुर्ग करने का कारण क्या था? पहला, व्यापारिक स्थल की जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे। वस्तुओं के उत्पादन केंद्र की। यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप को भेजने हेतु जो संग्रहित माल है, गोदाम है, उसकी रक्षा करना था। क्योंकि दुर्ग बनाने का कारण था क्योंकि ये जगह जगह से माल इकट्ठा करके लाते थे, और एक जगह वो इकट्ठा करते थे। अगर अगर किसी भी कारणवश वहां पे हमला हो जाए तो उनका माल का नुकसान हो सकता था, इसलिए वो उसका दुर्गीकृत कर देते थे ताकि कोई वहां पे आ जा ना सके, और उनका माल जो है वो सुरक्षित रह सके। मेन क्या था? यूरोप को भेजने हेतु जो संग्रहित माल था, गोदाम था, उसकी रक्षा करना था, जो कच्चा माल था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाकी मैंने ये आपको बता ही दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की निश्चित किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। फैक्ट्री में 3 तरह के लोग रहते थे। वो कौन कौन से थे? तो एक लिपिक रहता था, करिंदे रहते थे, सौदागर रहते थे। फैक्ट्री वास्तव में यूरोप के भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम हुआ करती थी। क्या हुआ करता था? फैक्ट्री संग्रहित माल गोदाम। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम, दक्षिण भारत, यूपी और बिहार, बंबई और गुजरात। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल और असम। 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है। मेन व्यापार तो इनका बंगाल से ही होता था। मेन व्यापार तो बंगाल से ही होता था। 1757 में बंगाल को ही जीतते हैं। 1768 में 64 में ये बक्सर बंगाल में ही होता है। ये तो सारी चीजें वहां, तो बंगाल और असम कॉमन सेंस के द्वारा भी आप इसका आंसर दे सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल और असम।
अगर हम बात करें यूरोपीय ईसाई मिशनरी को यहाँ पे आज्ञा कब दी गई थी आने का, तो आप लोगों को याद होगा 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत अब यूरोपीय ईसाई मिशनरियां भारत में आकर प्रचार प्रसार कर सकती थी, प्रसार कर सकती थी, प्रचार और प्रसार कर सकती थी। किसके तहत ये हुआ था, तो 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ये यहाँ पे आके व्यापार कर सकती थी, सॉरी यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकती थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, ये तो बता दिया आप लोगों को। भारत में मुद्रालय, मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, जो मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, तो कौन थे, तो वो थे पुर्तगाल। कौन था, पुर्तगाल। इन्होंने इसकी प्रथम स्थापना मुद्रालय की कहां पे किया था, तो गोवा में किया था। प्रथम मुद्रालय कहां पे स्थापित किया गया, गोवा में स्थापित किया था। इसको यहाँ पे भारत में लाने वाला कौन था, तो पुर्तगाल थे। व्याख्या में, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रालय स्थापित किया था। प्रारंभ में केवल बाइबिल धर्मग्रंथ की प्रतियां छपती थी, प्रारंभ में केवल बाइबिल धर्मग्रंथ की प्रतियां छपती थी। भारत का पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट था। देखिए यहाँ पे एक चीज था, अन्य कंपनियों को यहाँ असफल होने का कारण क्या था, वो अन्य कंपनियां यहाँ पे ना, एक तो वो भारत के भूभाग पे कब्जा करना चाहती थी, दूसरा जो यहाँ पे वो अपने धर्म को फैलाना चाहती थी, वो ईसाई मिशनरियों को अपने साथ लेके आ रही थी। वो आपको पता होगा कई बार ये लोग क्या है कि अकबर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, जहांगीर के दरबार में जाके वहां को उनको ईसाई धर्म के बारे में बताते थे और वो चाहते थे कि वो ईसाई धर्म को मान ले। लेकिन इसी कारण से क्या होता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं है, और इसी कारण से क्या होता है, ये यहाँ पे असफल हो जाते हैं, ये यहाँ पे असफल हो जाते हैं। और यही काम जो है ना, वो अंग्रेज नहीं करते हैं। वो शुरू में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ व्यापार में अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी कंपनी की स्थिति को बेहतर करते हैं। और जब उनकी स्थिति भारत में बेहतर हो जाती है तो वो क्या करते हैं, तब वो जाके 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा तब वो यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को भेजते हैं। तो इसे कहते हैं दिमाग, जो कि दिमाग से काम किया। वो भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 38 नंबर, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का निवास था, तो इनका निवास मूल कहां पे था, तो वो था आगरा में। कहां था, आगरा में इनका मूल निवास था। मूल निवास कहां था, आगरा में था। व्याख्या की बात करें तो असद उल्लाह खां गालिब, असद उल्लाह खां गालिब, जिसे मिर्जा गालिब कहते हैं, 1797 से 1869 का मूल निवास आगरा में था। मूल निवास आगरा में था। ये 19वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राज दरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे। बहादुर शाह जफर के राज दरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे, जिन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश गद्य पद रचना लिखी है। दीवाने गालिब, दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है, दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये था इनके बारे में, मिर्जा गालिब के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हमारा अंतिम और आज का अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है 39 नंबर का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब किया गया था, तो 1839 में। 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किया गया था। कब, 1839, 1839। और इस तरीके से हमारा जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित क्वेश्चंस थे, जो 31,000 का जो बुकलेट है, उससे जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है कैसा है। वो कल शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे वो भी आएगा। देखिए ये वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहता है और इसको हम वीडियो को बना के रिकॉर्ड करके तब अपलोड करते हैं। तो सुबह वाला 6 बजे वाला जो अपलोड होगा वो पॉलिटी से संबंधित होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। और जो शाम 6 बजे होगा वो किससे होगा, तो ये वो होगा
मॉडर्न हिस्ट्री से, किससे होगा? मॉडर्न हिस्ट्री से वो रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको देखिएगा, मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है आपको ये सारी चीजों को देखने में। मेरा अभी पहला एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो उम्मीद करता हूँ मैं अच्छा ही मतलब कुछ आप लोगों को बेहतर समझा पा रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा क्या है कैसा है। ये है, ये किताब है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो इसमें भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, पर्यावरण, परिस्थिति, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश और सामान्य ज्ञान विशेष, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और देखिए मेन तो हमारा जो इतिहास और संविधान है, ये दो चीज। और बाकी अगर फिर उसके बाद समय मिलेगा तो इन सारे चीजों का भी एमसीक्यू हम करवा देंगे। इन सारे चीजों का एमसीक्यू हम करवा देंगे 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर के पहले जैसे ही मान लीजिए कि कोई हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को उठा लेंगे, ज्योग्राफी को उठा लेंगे, फिर एक कंप्लीट हुआ तो दूसरा उठा लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और क्या नाम है कि इसको शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि ये जो सीरीज है ये चल रहा है और इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपके आपके तैयारी में एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, यहाँ की चीजों को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। देखिए 12 अक्टूबर को पेपर है, अभी आज तारीख कितनी है? तो आज तारीख है 19 अगस्त। 19 अगस्त आज तारीख है। तो अभी पूरा का पूरा सितंबर बचा है, यानी कि उधर से जोड़ लीजिए 30 दिन, इधर से जोड़ लीजिए 11 दिन। 30 और 11 41, और उधर 11, इधर 12 जोड़ लीजिए, 30 और 22 42, और उधर 11, 42 और 11 53 दिन। 53 दिन को आप ना लीजिए, आप सिर्फ वहां पे 10 दिन को हटा दीजिए, यानी कि सिर्फ 40 दिन लीजिए। आपके पीसीएस के लिए अभी भी अगर आप कम से कम लेके चलेंगे 40 दिन, तो 40 दिन शेष बचे हैं। तो 40 दिन शेष बचे हैं। इन 40 दिनों में आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपका पीसीएस प्रीलिम्स रुकने ना पाए, पीसीएस प्रीलिम्स रुकने ना पाए। और जो आरओ यारो मेंस है, आपको पता है कि ये सारे जो चीजें हैं ना, वो आपको आरओ यारो मेंस के लिए भी काफी लाभदायक होंगी, और जो भविष्य में आरओ यारो आने वाला है उसमें भी ये लाभदायक होगा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हम इसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे, और आप लोग बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइव भी लेके आ सकते हैं। आपका कमेंट भी देखते हुए, आपके क्वेश्चंस को देखते हुए हम चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या लाइव आना चाहिए। लाइव आने से क्या होगा कि ना, वहां पे अगर कुछ स्टूडेंट रहेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी मजा आएगा। और और क्या नाम है, उसमें इससे तो ज्यादा मजा आता है वहां पे, ये तो है लाइव में ना, इससे ज्यादा मजा आएगा। वहां पे पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपकी भी चीजें क्लियर होंगी, और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें ज्यादा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो रिकॉर्डेड वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने हिसाब से हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। बट वहां पे क्या हो जाएगा कि फिर हमको क्या है कि आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के फिर चीजों को बताएंगे। लेकिन हाँ, वहां पे चीजें बेहतर समझ में आने लगेंगी, बेहतर समझ में आने लगेगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव। अगर आप लोग सहमत होते हैं ना, 5-10 लोग भी अगर सहमत होंगे तो भी हम रिकॉर्ड लाइव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पढ़ाना है, मेरा मेन उद्देश्य पढ़ाना है। और मेन उद्देश्य क्या है ना, चीजों को बेहतर करना है, ताकि चीजें ना क्लियर हो सके, और आपका प्रीलिम्स जो है ना वो क्वालिफाई हो सके। और जो हमको डाउट रहता है वो डाउट ना रहे, जो डाउट रहता है वो डाउट ना रहे, सारे डाउट को आपको आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, यानी कि जो हमारा पॉलिटी की कक्षा होगी, ये शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। आप लोग दो समय याद रखिएगा। दो समय कौन कौन सा? तो एक सुबह का 6 बजे, और एक शाम का 6 बजे, एक शाम का 6 बजे, यानी कि 6 AM पे और 6 PM पे क्लास में जाइए, देखिए आपका एक टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो क्या नाम है, आप डबल स्पीड करिए, 1.5 करके पढ़िए, तो इससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए जिंदगी में एक बार पढ़ने का मौका मिला है तो आप पढ़ लीजिए।
क्योंकि देखिए सभी लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आप लोग खुदकिस्मत है कि आप लोगों के माता पिता भाई बहन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे हैं। आप कहीं पे चाहे इलाहाबाद दिल्ली कहीं पे भी पढ़ रहे हो, घर से पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो एक बार क्यों ना हम पूरी मेहनत के साथ तन लगन के साथ 1 साल 6 महीने जो भी पढ़ना है उतना पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो होगा मंजूर खुदा होगा, किसी के हाथ में नहीं है कि क्या हो जाएगा। आप अपना प्रयास करिए। देखिए जिंदगी में आपको अगर सेटिस्फाइड होना है अपने आप से, तो आप क्या करिए ना कि 1 साल अपने मन से तैयारी करिए। अगर उस समय एग्जाम ना निकले तो बताइए। आप अगर पता है अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि आपका एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपका एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, और आपके दिमाग में ये जरूर रहता है कि यार अगर मैंने और मेहनत किया होता तो हो जाता, और जिस हिसाब से एग्जामिनेशन की मांग थी उस हिसाब से हमने तैयारी नहीं की, उस हिसाब से हमने तैयारी नहीं की। अगर हम तैयारी किए होते तो हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाता। और देखिए एग्जाम क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है ना, अपने आप को निरंतरता बनाए रखना। निरंतरता का मतलब लगातार पढ़ते रहना। ऐसा नहीं है कि आप आज 20 घंटे पढ़ ले और अगले 20 दिन पढ़ाई ही ना करें। आज 15 घंटे पढ़ ले और अगले 2 दिन पढ़ाई ना करें। आप डेली 8 घंटे ही पढ़िए, डेली 8 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। इससे क्या होगा ना, आपका सोचने की क्षमता विकसित होगी और आप में कंटिन्यूटी आएगी और कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और आपको मजा आएगा। क्या होगा? मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।